नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एमपी टुडे पर। और आज हमारे साथ हैं विद्वान साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे जी। नमस्कार रजत जी। जगत जी। बहुत सारे परिवर्तन साहित्य अकादमी में देखने को मिल रहे हैं। एकदम से नई अकादमी दिख रही है और संस्कृति परिषद के जो भवन है ये पूरी तरह से बदल गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ा एक हॉल मिला है जिसमें केवल किताबें हैं और वो भी बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। तो भाई साहब, ये जो परिवर्तन हो रहा है ये पूर्व नियोजित था कि अचानक से, कैसे? वास्तव में पूर्व नियोजित तो होना चाहिए था, क्योंकि केवल साहित्य अकादमी का प्रश्न नहीं था। ये पूरा का पूरा भवन वास्तव में मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद का है। और आपने इस भवन में देखा होगा कि हमारी लगभग 7-8 अकादमियाँ इसी में काम करती है। और उर्दू की अकादमी भी है, संस्कृति परिषद है, मराठी है, पंजाबी है, सिंधी है, भोजपुरी है और साहित्य अकादमी भी इसी में। तो भवन वर्षों से यहाँ पर ये सब अकादमियाँ काम कर रही थी और बहुत पुराना हो चुका था, रंग रोगन हुए भी वर्षों हो चुके थे। तो बातचीत तो हम लोग लगातार कर ही रहे थे इतने वर्षों से। और संयोग इतना अच्छा रहा कि पिछले दिनों कुछ चर्चाओं में हमारे माननीय प्रमुख सचिव जी हैं शिवशेखर शुक्ला जी और हमारे जो संचालक हैं नामदेव जी, तो उन लोगों को भी अनुभव हुआ कि वास्तव में ये सभी कार्यालय अब थोड़े अच्छे होना चाहिए। यहाँ पर साहित्यकार आते हैं, कलाकार आते हैं। तो एक बड़ा प्रपोजल उनके मार्गदर्शन में तैयार हुआ और कुल मिलाकर संस्कृति मंत्रालय का ये जो संस्कृति भवन है ये अब बहुत अच्छे स्वरूप में हम सब लोगों के सामने आ गया है। जहाँ तक, चूंकि आप भी साहित्य के विद्यार्थी हैं जगत जी और मैं भी हूँ, तो हम लोगों को तो किताबें बहुत अच्छी स्थिति में जब रखने को मिलती है तो हमको अच्छा लगता है। अच्छे वाचनालय, अच्छे ग्रंथालय। तो मन में एक ये पीड़ा प्रारंभ से रहती थी मुझे, चूंकि 5 वर्ष हुए हैं यहाँ पर। तो मैं जब आया था तब से ये सोचता था कि हमारा इतना बड़ा ग्रंथालय है, लाखों किताब हमारे पास है, इन सब पुस्तकों को थोड़ा व्यवस्थित ढंग से कहीं रखने को बड़ी जगह मिल जाए। तो संयोग अच्छा रहा कि इस पूरे भवन का जब पुनर्निर्माण कह सकते हैं या श्रृंगारीकरण जब हो रहा था इसका, तो उस बीच में ऊपर के एक फ्लोर पर काफ़ी बड़ी जगह हमको प्राप्त हुई और उसको फिर हम लोगों ने वाचनालय में परिवर्तित किया। तो वाचनालय के साथ एक बहुत अच्छा सभा कक्ष भी उसमें तैयार हुआ है और इतना बड़ा वाचनालय है कि अब सारी की सारी पुस्तकें वहाँ पर बहुत व्यवस्थित ढंग से रख सके। हालांकि अब चूंकि मेरा दूसरा कार्यकाल चल रहा है, 1 आध वर्ष और बचा है, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ रहते हुए संभवतः उसको व्यवस्थित जमा करके विधा के अनुसार कि भाई उपन्यास, कहानी, कविता, निबंध अलग अलग करके और उसको हम मैन्युअली कम से कम हम उसका डाटा एंट्री का काम कंप्लीट कर लें। बाद में मैं ये जरूर चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर आए बाद में काम करें, मेरे स्थान पर जो भी रहेंगे उन लोगों से ये आग्रह जरूर रहेगा, मैं जितना कर पाऊंगा उतना मैं भी प्रयास करूंगा कि इन वाचनालयों का आधुनिक युग में डिजिटलाइजेशन होना बहुत आवश्यक है। तो संस्कृति मंत्रालय के इतने सारे ग्रंथ हैं, साहित्य अकादमी वर्षों से काम कर रही है, तो हमारे सारे ग्रंथ भी डिजिटल होकर के और लोगों को एक क्लिक पर उपलब्ध हो सके। तो बीच में मैंने एक प्रयास जगत जी ये भी किया था कि साहित्य अकादमी की जो वेबसाइट है उस पर PDF फॉर्मेट में अपने ग्रंथ, लोग सारे साहित्यकार अपने ग्रंथ उस पर डाल सकें। लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से वो मूर्त रूप नहीं ले पाया वो काम। लेकिन कोशिश करेंगे कि अब ये लाइब्रेरी जब डिजिटल होगी तो हम कोशिश ये करेंगे कि मध्य प्रदेश के रचनाकारों से ये आग्रह तो कर ही सकेंगे कि भाई आपकी छपे हुए फॉर्मेट में जितनी किताबें हैं वो आप इस लाइब्रेरी में दे दीजिए। यहाँ आएगी तो इसको डिजिटल करने का काम जब भी होगा तो स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश के सब रचनाकारों की ये किताबें ई फॉर्मेट में सब साहित्यकारों को पढ़ने को मिल सके। पांडुलिपियाँ भी हैं वहाँ पर? पांडुलिपियाँ अभी एकत्र नहीं की है, चूंकि हमारे यहाँ पर पांडुलिपियों के नाम पर हमारी जो प्रथम कृति अनुदान योजना है उसमें पांडुलिपियाँ आती है। लेकिन सामान्यतया ये होता है कि वो पांडुलिपियाँ लगभग 6 माह से लेकर 4-6 माह में छप जाती है स्वीकृत होने के बाद, और उसके बाद उनकी 10 कॉपी जमा हो जाती है हमारे यहाँ। तो स्वाभाविक रूप से वो छपे हुए फॉर्मेट में हमारे पास रहती है। तो हम लोगों ने उसका इतना ज्यादा आग्रह भी नहीं किया। और चूंकि वो जो पांडुलिपियां हैं वो पुरानी प्रकार की पांडुलिपियां नहीं है, कंप्यूटराइज्ड की हुई एक प्रकार से प्रिंट आउट है वो सारा का सारा। पुराने तो पुरानी पांडुलिपियां तो नहीं है, उसमें पुराने ग्रंथ जरूर हैं। अकादमी के द्वारा छपे हुए, अकादमी के प्रथम कृति अनुदान योजना में भी छपे, कुछ ग्रंथ पृथक से हम लोगों ने छापे हैं। जैसे आपको ध्यान में होगा हमारे यहाँ बाहर शो बोर्ड में कामायनी की ओरिजिनल स्क्रिप्ट
को पुस्तक के आकार में हाँ, छापा है हमने। हाँ। अब कामायनी में आप सोचिए, जयशंकर प्रसाद जी ने जब वो रचना लिखी होगी अपनी और अपने ही शब्दों को काट करके उसके स्थान पर वैकल्पिक रूप से दूसरा कोई शब्द लिया होगा, तो मुझे लगता है कि ये कितना बड़ा काम है। इन्हें कामायनी की जयशंकर प्रसाद जी द्वारा सुधारी गई पांडुलिपि को छपे हुए फॉर्मेट में जब कोई कवि पढ़ेगा तो वो तो एक कार्यशाला में होकर आने जैसा अनुभव होगा उसके लिए। उनकी अपनी हैंड राइटिंग। हाँ हाँ, तो एक बड़ा आत्मीयता का भाव भी हमारे मन में, श्रद्धा का भाव भी रहता है। तो इस तरह के कुछ कुछ ग्रंथ वहां पर हैं जो बड़े रेयर हैं, और विशेष करके अपनी जो बोलियां हैं उन बोलियों के इतिहास तो साहित्य अकादमी की एक बड़ी पूंजी है। और वो सब बोलियों के इतिहास, चाहे वो मालवी का हो, निमाड़ी का हो, बुंदेली का हो, बघेली का हो, ये सब के सब इतिहास यूपीएससी और एमपीपीएससी के विद्यार्थियों के लिए बड़े उपयोगी रहते हैं। ढूंढते हुए लोग यहाँ तक आते हैं, इसलिए बड़े काम हैं अकादमी के जो संपन्न हुए हैं, और मुझे लगता है और होंगे इसके बाद भी। दो सवाल और मेरे दिमाग में है। जी जी। पहला ये है कि बुंदेली अकादमी की घोषणा हुई है, मूर्त रूप कब तक ले सकती है? मूर्त रूप लेने का ऐसा कोई एकदम टाइमलाइन बताना तो कठिन है, लेकिन चूंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा सुन करके कि हमारे माननीय मंत्री जी चूंकि स्वयं बुंदेलखंड से आते हैं और उन्होंने पिछले दिनों घोषणा की। संयोग इतना अच्छा रहा कि जिस नए भवन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसी को देखने के लिए माननीय मंत्री जी पधारे थे, और आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी लोधी ने उसी दिन पत्रकारों से चर्चा करते हुए इस बात का उल्लेख किया कि बुंदेली अकादमी हम पृथक से स्थापित करेंगे। और वास्तव में उन्होंने जब कहा तब हम लोगों को भी लगता था कि चूंकि एक बोली अकादमी के अंतर्गत कई बोलियों को समाहित करके वहां 6 बोलियों पर काम होता है, लेकिन क्या पृथक से एक एक बोली की एक एक अकादमी हो सकती है क्या? अभी इस समय बोली अकादमी के अलग अलग प्रभाग होंगे 6 बोलियों के, लेकिन हर बोली की अपनी अकादमी हो सकती है क्या? इस विषय पर कुछ लोगों को जब मैंने अखबारों में पढ़ा मंत्री जी के बयान के बाद, मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि हमारी जो भाषाई अकादमियां हैं उनकी सांख्यिकी उन अखबारों ने छापी थी। तो सुनकर आश्चर्य हुआ कि जो भाषाई अकादमियां हैं, जिन जिन भाषाओं की अकादमियां बनी हैं, उन भाषा को बोलने वाले जितने लोग मध्य प्रदेश में, उससे कई गुना ज्यादा तो इन बोलियों को बोलने वाले लोग निश्चित, और ये 10-10 गुना का अंतर है। तो स्वाभाविक रूप से पत्रकार लोग, आप लोग भी इतने शार्प होते हैं कि सांख्यिकी और प्रमाणों के साथ जब समाचार बनते हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि मंत्री जी ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और मुझे लगता है कि इस तरह का काम लगभग सब बोलियों के लिए क्रमशः हो जाए तो ये मध्य प्रदेश शासन की बड़ी उपलब्धि हो सकती है। बोलियों का उत्थान और अच्छी तरह से होगा। बहुत सारे पुरस्कार बांटने हैं साहित्य अकादमी को, कब तक हो जाएगा? 22 और 23 के हैं। हाँ, 22 और 23 के चूंकि घोषित हो चुके हैं और वो हमारे लिए भी चिंता का विषय है। और इस बार हमारे अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई है, तो चूंकि अब थोड़ा सा बजट आना और शेष है, चूंकि वो बड़ा खर्चीला कार्यक्रम होता है। और हम लोगों के लिए चिंता का विषय इसलिए भी होता है कि जैसे 2 वर्ष के सम्मान पुरस्कार जब मैं बांटूंगा तो मेरे वर्ष भर के बजट का आधा व्यय इसी में एक ही कार्यक्रम में समाप्त हो जाएगा, तो शेष जो कार्यक्रम है वो सब संपन्न नहीं कर पाएंगे। लेकिन चूंकि मेरी भी सदैव से प्राथमिकता रही है कि साहित्यकारों को उनका अधिकार का सम्मान प्राप्त होना ही चाहिए, तो घोषित हो चुके हैं वो सारे सम्मान। मुझे लग रहा है कि 1 आध माह में हम लोग जैसे ही बजट आएगा तुरंत हम अगस्त में ही यथासंभव हम लोग उस कार्यक्रम को कर लेंगे, ये संभावना बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये बहुत महत्वपूर्ण 2 जानकारियां मिली हैं। एक तो बहुत बड़ी यहाँ पर लाइब्रेरी है और उसका लाभ जो है साहित्यकारों के अलावा विद्यार्थी भी उठा सकते हैं, और दूसरा ये कि जिन साहित्यकारों को वर्ष 2022 और 23 में पुरस्कृत होना है उनके इंतजार की घड़ियाँ बस कुछ ही दिनों की और है, उसके बाद आपका सम्मान साहित्य अकादमी करेगी।